हाय गाइस, आज की हमारी टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जाम्पल की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसे हम गिफ्ट के नाम से जानते हैं। आईएफओएस में इस टॉपिक को हम कंसिडर करते हैं। तो आइए फटाफट इस टॉपिक को आसान बनाते हैं। आईएफओएस के गिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ये गिफ्ट आपको मिल सकता है या तो कैश के रूप में या फिर काइंड के रूप में। अगर मुझे कैश में गिफ्ट मिला है तो ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। एग्जेम्प्टेड इफ एग्रीगेट अमाउंट, यानी कि साल भर में आपको जो भी गिफ्ट मिला, जिससे भी मिला, अगर वो एग्रीगेट अमाउंट 50,000 रुपए को एक्सीड नहीं करती तो सब कुछ एग्जेम्प्टेड है। अगर वो 50,500 रुपए भी हो जाता है तो फिर एंटायर 50,500 जो है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि 50,000 तक एग्जेम्प्टेड और एक्सेस मिला वो टैक्सेबल। 50,000 होगा तो एग्जेम्प्टेड है, उससे ऊपर जाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल है। बहुत ही सिंपल। काइंड की अगर बात करें तो इसमें दो टॉपिक आ जाते हैं। पहला हो जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा हो जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में एक छोटी सी बात जो ध्यान रखने वाली है कि कोई भी चीज़ गिफ्ट मिले तो टैक्सेबल नहीं होता है, राइट। किसी ने आपको एक चश्मा गिफ्ट दे दिया, घड़ी गिफ्ट दे दी, तो ये सब चीज़ें टैक्सेबल नहीं होती है। ओके, ओनली स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज़ जो कि कंसिडर करी गई हैं वही टैक्सेबल होंगी, उन्हीं का गिफ्ट मिलना टैक्सेबल होता है। इसमें ऑब्वियसली शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ आ जाते हैं। किसी भी प्रकार का ज्वेलरी या बुलियन आ जाता है। कोई भी अगर आपको पेंटिंग, स्कल्पचर या फिर आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का सामान अगर दिया गया है वो आ जाता है। तो आप कई बार देखते हैं कि भाई विदु विनोद चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को गाड़ी गिफ्ट दे दी या भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन को कार गिफ्ट कर दी। ये सारे गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होते हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज ये स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। इन सबको पर्सनल इफेक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। पर्सनल इफेक्ट वगैरह आप समझते हैं, सीजी में भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। चलिए, तो अब अगर यहाँ पे अपने कंसिडर करें तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसमें दो टॉपिक होते हैं। पहला हो जाता है विदाउट कंसीडरेशन और दूसरा हो जाता है इन एडिक्वेट कंसीडरेशन। दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक हुआ कि किसी ने आपको फ्री में सामान दिया और एक हुआ कि किसी ने आपको बहुत सस्ते में सामान बेच दिया। यानी अगर कोई आपको लाख रुपए की चीज़ 5,000 रुपये में बेच देता है तो कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि उसने आपको 95,000 का गिफ्ट दिया है। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो देखिए, कैश के केस में तो कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती, कैश का खुद का वैल्यू होता है। लेकिन अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप बोलेंगे एग्जेम्प्टेड इफ एग्रीगेट एफएमवी। अगर एग्रीगेट एफएमवी 50,000 को एक्सीड नहीं करता, अगर एग्रीगेट एफएमवी 50,000 को एक्सीड नहीं करता तो एग्जेम्प्टेड है। और ऑब्वियसली अदरवाइज क्या हो जाएगा? अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, जैसा कि आपने कैश के केस में पढ़ा था। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अगर है तो अपने बोलते हैं एग्जेम्प्टेड इफ एहसान इज अप टू 50K। यहां पे भी ऑब्वियसली एग्रीगेट की ही बात हो रही है। एग्रीगेट एहसान अगर 50,000 तक का है तो एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी।
तो एहसान का मतलब क्या हुआ आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पे। एहसान का मतलब हो गया जो भी आपके पास एफएमवी थी, यानी कि जो गिफ्ट मिले उन सब का एफएमवी लीजिए, उससे माइनस कर दीजिए जो भी कंसीडरेशन आपने पे किया था। तो अगर कोई आपको साल भर में मिला के लाख रुपए के सामान मिलते हैं जिसमें आपने 5,000 रुपये दे दिए थे, तो 95,000 का एहसान हो जाएगा। और क्योंकि 95,000 50,000 से एक्सीड करता है तो पूरा का पूरा 95,000 टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, ये बात आई होप आपको समझ में आई। अब हम आ जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या हो जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैं इसे अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी आसानी हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला, यहाँ पे भी वही है, विदाउट कंसीडरेशन एंड इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। अब अगर मैं विदाउट कंसीडरेशन की बात करूं तो विदाउट कंसीडरेशन में आपको क्या समझना है। आप अभी तक आपने कैश पढ़ा, मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा, आप दोनों जगह पे एग्रीगेट वर्ड यूज करते थे। यहां पे एग्रीगेट वर्ड नहीं आएगा, यहां पे एग्रीगेट वर्ड नहीं आएगा और यहां पे आप ईच केस में कंसिडर करते हो, तो आप बोलते हो एग्जेम्प्टेड। और एक और इंपॉर्टेंट बात की, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू इज अ गुड वर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में SDV यानी कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज अ गुड वर्ड। तो एग्जेम्प्टेड इफ SDV डज नॉट एक्सीड 50,000, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। यानी कि यहाँ पे भी अगर वैल्यू 51,000 होती है तो फुल 51,000 ही टैक्सेबल होगा। बस फर्क क्या है, लेट अस से कि किसी ने आपको 3 प्लॉट गिफ्ट में दिए, एक प्लॉट की वैल्यू 48,000 है, एक की वैल्यू 49,000 है, एक की वैल्यू 50,000 है। तो कहने को तो उसने आपको लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान दे दिया, बट बिकॉज ना तो ये 50 को एक्सीड कर रहा है, ना ये, तो आपके हाथ में सब कुछ एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ईच केस कंसिडर करते हो, ना कि एग्रीगेट। चलिए, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल अगर अपने देखें तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप बोलते हो एग्जेम्प्टेड इफ एहसान डज नॉट एक्सीड हायर ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन इज ₹50,000 और दूसरा ऑप्शन इज 10% ऑफ कंसीडरेशन पेड। यानी कि यहाँ पे सभी जगह पे आपने कैश पढ़ा, मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा, सभी जगह पे थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये की थी, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के केस में 50,000 भी है। और एक और चीज़ भी है, एक जो आपको याद हो मार्जिन ऑफ एरर होता था, आप अगर LTCG में सेक्शन 50C याद करेंगे तो आप वहाँ पे पढ़ते थे कि अगर 10% तक का ही फ़र्क है तो मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर नहीं करूँगा और जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसी को कंसिडर करूँगा। तो उसी से ये टॉपिक कनेक्टेड है। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। लेट अस से दैट अ प्रॉपर्टी हैज़ अ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ₹25 lakhs। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 25 लाख रुपीज़ की एंड आपने कंसीडरेशन पे किया 23 लाख रुपीज़ का। तो आप अगर देखो तो एहसान की अमाउंट कितनी हो गई, तो आंसर इज 2 लाख रुपया का एहसान हो गया। बट आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्या वो ए और बी में से विच एवर इज हायर है उसको एक्सीड करता है। तो ऑप्शन ए में आप लिख दोगे 50,000 और ऑप्शन बी में आप लिखोगे 10% ऑफ कंसीडरेशन पेड। ये वैल्यू आएगी
2,30,000। तो 50 और 230 में हायर है 230। क्या 2 लाख 230 को एक्सीड करता है? तो आंसर इज नहीं करता है। इसका मतलब भले ही 2 लाख रुपए का एहसान हुआ है, बट कुछ भी IFOS में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10% का आपको एक मार्जिन ऑफ एरर दिया जाता है कि 10% ऊपर नीचे होती है वैल्यू, उसके अंदर अंदर है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ये है कि कौन से गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन जिसमें 5-6 नाम बता दिए जाएंगे। मामा से ये मिला, चाचा से ये मिला, शादी पे ये मिला, एनिवर्सरी पे ये मिला, बर्थडे पे ये मिला, और आपसे पूछा जाएगा बताइए कितना IFOS में टोटल टैक्सेबल होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है हमार तोहार दिल, या फिर हम RT दिल। हम RT दिल में क्या है? हम RT दिल में आपको H से आ गया कि अगर आपको कोई चीज़ HUF से मिलती है, कोई गिफ्ट HUF से मिलता है, एग्जेम्प्टेड। किसी यूनिवर्सिटी से आपको कोई गिफ्ट मिला तो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। किसी को अपनी शादी के दिन गिफ्ट मिला, अगर आपको आपके मैरिज के दिन, आपके मैरिज के दिन, एग्जाम में बड़ा पॉपुलर ऑप्शन होता है, वो बोलते हैं मिस्टर शर्मा रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ ₹40,000 ऑन द डे ऑफ हिज सन्स वेडिंग या सन्स मैरिज। तो यहाँ पे शर्मा जी को गिफ्ट मिला है, शादी शर्मा जी की नहीं थी, बेटे की शादी थी, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन जिसकी शादी है उसको गिफ्ट मिले तो एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो मिले सब एग्जेम्प्टेड। तो मैरिज हो गया। R से आपको याद रखना है, अगर आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिले, रिश्तेदार से गिफ्ट मिले तो एग्जेम्प्टेड। 1 मिनट रुकेंगे तो मैं आपको रिलेटिव की परिभाषा भी सिखा दूंगा। T में आपको याद रखना है कि अगर गिफ्ट मिला है किसी ट्रस्ट से तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। D में आपको याद रखना है कि किसी के डेथ की वजह से अगर आपको गिफ्ट मिला इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। I में आ गया कि अगर कोई इनहेरिट करता है अपने पुश्तैनी संपत्ति को, खानदानी जायदाद को अगर कोई इनहेरिट करता है, इनहेरिटेंस में मिलता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट L से हो जाएगा लोकल अथॉरिटी, यानी कि आपको म्यूनसिपैलिटी वगैरह से एक अच्छे नागरिक होने के तहत कुछ गिफ्ट मिला तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। हमार त्योहार दिल, आई होप आपको याद रहेगा। नाउ कमिंग टू रिलेटिव, तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन होती है रिलेटिव की, बट मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, कोई भी रिश्ता जिसका नाम है, यानी कि पापा मम्मी, भैया भाभी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मासा मासी, दादा दादी, सब कवर हो जाते हैं। ससुराल के साइड से आपकी वाइफ कवर हो जाएंगी, आपके सास ससुर कवर हो जाएंगे, आपके वाइफ के जो भाई बहन हैं, यानी कि आपकी डॉटर, आपकी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड, आपके ब्रदर इन लॉ, उनके वाइफ, ये सब कोई कवर हो जाएंगे। बस अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊं कि कौन कवर नहीं होते, उनका ध्यान रखिए। तो एक तो कोई कजिन कवर नहीं होता, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी हैं तो उनके अगर कोई ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपके कज़िन ग्रैंड पेरेंट्स हुए, कज़िन दादाजी दादी जी हुए, तो ये लोग भी कवर नहीं होते। एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि आपके मामा आपके रिलेटिव हैं। जब मैं आपकी कंसिडर कर रहा हूँ रिलेटिव्स की लिस्ट, तो आपके मामा उसमें आपके रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब मैं आपके मामा के लिए कंसिडर करूँगा तो आप उसमें नहीं आएंगे। यानी कि आपके जो नेफ्यू हैं, नीस हैं, ये भी आपके रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि अपने को बताया गया है कि जो भी आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि बेटा बेटी, पोता पोती, ये कवर होते हैं, लेकिन आपके भांजे भतीजे ये कवर नहीं होते। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपको गिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये टॉपिक आपके किसी फ्रेंड को भी तंग कर रहा है तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं।
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।